हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग हिंदी का विराम चिन्ह का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा और ये विराम चिन्ह का सेकंड पार्ट है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो इसमें से कौन सा योजक चिन्ह है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इसमें से बताना है कि योजक चिन्ह कैसा होता है। तो जब हम कोई समानार्थी शब्द होता है, जैसे कि मान लीजिए धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे अगर हम इसको एक दूसरे से संबंधित करते हैं तो बीच में इस तरीके का वन लाइनर डैश बनाते हैं। तो ये जो वन लाइनर डैश होता है यही हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए में है वो, ऑप्शन ए में जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं वो करेक्ट लगे हुए हैं। तो ऑप्शन ए हम क्या है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ऑप्शन बी, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन सी, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। और ऑप्शन डी, क्रोध फिर चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसमें से हमें बताना है एग्जैक्ट चिन्ह कौन सा है जो सही तरीके से लगा हुआ है। तो क्रोध जो है, क्रोध कहने के बाद हम थोड़ा सा ठहराव महसूस कर रहे हैं ना, तो क्रोध, तो यहाँ पे बीच में अल्प विराम लगाते हुए फिर उसके चाहे जैसा भी हो, तो फिर ये सेंटेंस जो है पूरा होने के बाद फिर अल्प विराम का प्रयोग होगा। फिर मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस पूरा हो जा रहा है और लास्ट में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा हमारा केवल ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। बाकी क्रोध के बाद विषमयादिवादक चिन्ह नहीं लग सकता है, क्योंकि ये क्रोध केवल कह रहे हैं ना, हम किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए है वाक्य पूरा करने के लिए, या ऑप्शन बी संकेत देने के लिए, या ऑप्शन सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हंस पद को अच्छा बताइए, हंस पद को और किस शब्द के नाम से जानते हैं। तो हंस पद को हम काक चिन्ह भी कहते हैं, काक चिन्ह कहते हैं, और त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। तो ये तीन वर्ड हैं जिसको हम हंसपाद, काक और त्रुटि, जो कि ये वाला सिंबल होता है, इसको हम तीन नामों से जानते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी दे सकता है। तो कौन सा है, ये चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई भी सेंटेंस, जैसा कि कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हो, उसमें बीच में कोई सेंटेंस जो छूट जाता है, तो उसको हम बीच में ये वाला सिंबल बना के जो है उसके ऊपर लिखते हैं ना। तो लिखने में जो अक्षर छूट जाता है उसको संकेतित करने के लिए हम हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए में है, या ऑप्शन बी में है, या ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन डी में है। तो अल्प विराम की बात हो रही है, ना कि अर्ध विराम का। अर्ध विराम का हम लोग जानते हैं कि अर्ध विराम हमारा ऊपर बिंदी होता है और नीचे ऐसे कॉमा की तरफ होता है, तो वो अर्ध विराम कहा जाता है। और पूर्ण विराम को हम सीधे एक पाई से डिनोट करते हैं। और अगर हम किसी के प्रति घृणा प्रकट कर रहे हो, या भी कोई आश्चर्य की बात हो, जो हम आश्चर्य की कोई बात करते हो, तो वहाँ पे विषमयादिबोधक चिन्ह का यूज़ होता है।
और यहाँ पे अल्प चिन्ह की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ना कि और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अल्प विराम हम एक सिंगल कॉमा के तरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो अभी हम बताए थे ना, ऊपर 3 नाम आपको बताए थे, कौन कौन सा बताए थे? काक पद और त्रुटि विराम। तो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी त्रुटि विराम, ऑप्शन सी लोप विराम और ऑप्शन डी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो हमारा एक सिंबल हो जाता है। लोप के लिए हम इस तरीके का करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, लोप के लिए हम इस तरीके का करते हैं, जो बीच में डैश डैश का करते हैं। तो हंस पद या काक पद की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, त्रुटि विराम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे भी हमें वही बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें हम जो है जिसमें चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? तो यहाँ पे कौन सा डैश वाला चिन्ह का प्रयोग हुआ है? डैश वाला चिन्ह यानी कि जोजक चिन्ह। जोजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब समान शब्द हो, तब हम उसको एक साथ जोड़ने के लिए जोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ कहा है ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे, बताओ। तो आप पिता ने पुत्र से कहा के बाद थोड़ा सा हम ठहराव दे रहे हैं, फिर जैसा पिता ने पुत्र को कहा है वैसा का ही वैसा सेंटेंस यहाँ पे कहा है, देर हो रही है, कब आओगे। जब हम जैसा शब्द बोला जा रहा है उसको कोई परिवर्तन ना करके हम वही वर्ड ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो वहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है जब थोड़ा सा ठहराव हो, लेकिन अगर उससे मतलब अल्प विराम से ज़्यादा रुकने की अपेक्षा हो, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा अर्ध विराम, ऑप्शन बी है विषमयादि बोधक, ऑप्शन सी है संक्षेप, या ऑप्शन डी कोष्टक। तो कोष्टक का प्रयोग हम करते हैं जब कोई कठिन वर्ड होता है, उसको हम सरल दूसरी ही भाषा में सरल तरीके से लिखने के लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी तो हमारा होगा नहीं, और ऑप्शन बी जो है विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि विषमयादि बोधक हम घृणा और आश्चर्य, जहाँ घृणा की बात हो या आश्चर्य की बात हो, तो हम वहाँ पे विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी में है संक्षेप। संक्षेप मतलब कि कोई भी बात हम पूरा ना कहें, पूरा ना कहने के बजाय उसको छोटा ही, अगर उसको लिखना हो, हम उसको छोटा ही लिखना चाहें, तो वहाँ पे संक्षेप चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा अर्ध विराम होगा। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऊपर बिंदी होती है और नीचे ऐसे कमा होता है, तो इस तरीके का जो होता है ये हमारा अर्ध विराम होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हर्ष, शोक और घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है अल्प विराम, या ऑप्शन बी है विवरण, या ऑप्शन सी विषमयादि बोधक, या ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो बताइए कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट?
तो ऑप्शन सी विषम्यादिबोधक हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख दुख के बीच लगने वाला डैश चिन्ह है। तो सुख और दुख के बीच में जो ये एक सिंबल है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या है? ऑप्शन ए है निर्देशक चिन्ह, या ऑप्शन बी योजक चिन्ह, या ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, या ऑप्शन डी अपूर्ण विराम। तो ये वाले चिन्ह को कौन से नाम से जाना जाता है? तो जो ये हमारा चिन्ह है उसे हम योजक चिन्ह या संयोजक भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको योजक या कहीं कहीं संयोजक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। अल्प विराम की बात हो रही है तो पीछे हमने बताया ही ना कि अल्प विराम हमारा एक सिंगल कॉमा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, वो है। ऑप्शन बी में जो है, जो ऊपर डॉट है और नीचे कॉमा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम अर्ध विराम कहेंगे। अर्ध विराम और अल्प विराम में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं। अल्प विराम, विषम्यादिबोधक चिन्ह, अर्ध विराम और निर्देश चिन्ह। तो इसमें से कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, तो उसको हम मैच कराते हैं। अल्प विराम जो है हमारा ऑप्शन आ है। विषम्यादिबोधक जो है ये हमारा ऑप्शन ई में है, और अर्ध विराम जो है हमारा ऑप्शन अ में है, और निर्देश चिन्ह जो है ये हमारा ऑप्शन ई में है। तो ऑप्शन है हमारा आ, ई और आ और ई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? जो ये आकाश और पाताल को बीच में कनेक्ट कर रहा है, ये कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है विषम्यादिबोधक चिन्ह, या ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, या ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो इसमें से कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को कौन से नाम से जाना जाता है? तो अभी जैसा कि हमने ऊपर बताया था ना, एक क्वेश्चन देखा था, सुख व दुख, तो उस चिन्ह को हमने क्या बताया था? योजक या संयोजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ अल्प विराम तो जानते ही हैं, ये वाला चिन्ह अल्प विराम का होता है, विषम्यादिबोधक का ऊपर से एक लाइन होती है, नीचे बिंदी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह तो हम बता ही चुके हैं कि ऑप्शन बी है योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम को भी हमने बताया है कि सिंगल कॉमा जहाँ होता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये फुल स्टॉप का चिन्ह है, जो कि इंग्लिश में होता है। अच्छा, ये चिन्ह हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये चिन्ह जो है, जो भी चिन्ह है, ये हम अंग्रेजी भाषा से ये सारे के सारे लिए गए हैं, और ये इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 20 होती है। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा विषम्यादिबोधक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, या ऑप्शन सी है अर्धविराम, या ऑप्शन डी है अल्प विराम। तो मनोविकार जब हम, जैसे कि कहीं हमें आश्चर्य हो रहा है, तो वो हमारी मन की भावना प्रकट हो रही है ना, कि कहीं हम घृणा की भावना हो रही है, तो वो भी तो हमारी मनो की दशा व्यक्त कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? विषम्यादिबोधक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो
जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे आए, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम हमको जहाँ पे थोड़ा सा रुकने की या ठहराव की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगा के उसके ऊपर लिखा जाता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगा के उसके ऊपर लिखा जाता है। जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उसमें कोई भी शब्द हमारा जो छूट जा रहा है, तो उसको हम किस सिंबल के द्वारा उसके ऊपर लिखते हैं, तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो वो कौन सा सिंबल है, उस सिंबल को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, या ऑप्शन बी है अर्ध विराम चिन्ह, या ऑप्शन सी है अल्प विराम चिन्ह, या ऑप्शन डी है हंस पद विराम चिन्ह। तो कौन सा है, तो हंस पद विराम चिन्ह जो है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाता है। और ये सिंबल होता है इस तरीके का सिंबल हम बना के ऊपर फिर जो हमारा सब छूट जाता है उसके ऊपर ये लिख देते हैं। लेकिन हंस पद जो है, ये इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको काक पद के नाम से जानते हैं और त्रुटि विराम चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। तो ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा और इसका सिंबल इस तरीके का होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है। तो यहाँ विराम का जो अर्थ है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है ठहरना या रुकना, या ऑप्शन सी है बिछुड़ना, या ऑप्शन डी स्वर। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ये किसके अनुसार बताना है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है चीनी। तो ये है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही बताना है कि उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 6। तो कितनी बताई है इन्होंने अभी हम ऊपर बता ही चुके हैं। तो क्या बताया था, 20 बताया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो इसमें कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, ऑप्शन ए में है, या ऑप्शन बी में है, या ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन डी में है। तो ये देखिए इधर है ऊपर वाला, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। एक सिंगल सा कॉमा देके हम अल्प विराम को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का, जब हम आशीष लिखते हैं, राहुल लिखते हैं, चाहे किसी का भी लिख, तो बीच में हम ऐसे कॉमा देते हुए लिखते हैं ना, ऐसे करके देते हैं ना। तो कौन सा होता है, वो अल्प विराम होता है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा, क्या होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह
होगा, कौन सा होगा? अल्प विराम या अर्ध विराम या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा होगा बताइए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं श्री कृष्ण के घर पहुंचा पर वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा लगेगा? यहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधि वर्णों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो यहाँ पे जैसे देश के प्रधानमंत्री, उसी प्रधानमंत्री के ही बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है ना, तो इसी की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो जैसा अभी एक क्वेश्चन देखे थे ना कि कई लोगों के नाम दिए हुए थे और वहाँ पे किस का सिंबल लगेगा ये पूछा गया था। तो वहाँ पे हमने किस चीज़ का सिंबल देखा था? तो वहाँ पे हमने अल्प विराम का ही सिंबल देखा था ना, कॉमा दे के कोई किसी का भी नाम लिखते हैं, जैसे राकेश डैश राकेश अल्प विराम मनीष ऐसे करके लिखते हैं ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब छंद लिखा जाता है तो जब उसका एक चरण पूरा हो जाता है तो हम कौन सा चिन्ह वहाँ पे देखते हैं, कौन सा चिन्ह सिंबल लगा होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है जब हमारा कोई भी छंद हो उसका एक चरण पूरा होता है? तो कौन सा? तो वहाँ पे भी हम देखते हैं अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, आज रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह या ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो बताइए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पे? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है बीच में रुक रहा है ना। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे सेंटेंस रुक रहा है ना, तो यहाँ पे बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह या ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। यहाँ जाना है के बाद सेंटेंस थोड़ा रुक रहा है, तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और तो जल्दी जाओ, जाना है, जब हम कहें जाना है तो वहाँ पे हम बीच में थोड़ा सा ठहराव महसूस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम
का प्रयोग करें। तो यहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे हमारा अल्प विराम। जैसा कि यहाँ पे कुछ बताया भी है, देखते हैं। माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। तो यहाँ पे जो है अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताइए। जब एक समान शब्द जो है मतलब एक समान अधिकरण का प्रयोग हो रहा है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, या ऑप्शन सी संकेत विराम, या ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो हम जो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में है, हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो विरोध यानी कि एक दूसरे से अलगाव का जो बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे वाक्य को पूरा करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है अर्ध विराम, ऑप्शन बी है उपविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्टक। कोष्टक में तो हम किसी शब्द, कोई कठिन शब्द है उसको सरल भाषा में लिखना होता है, तो वहाँ पे हम कोष्टक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। ऑप्शन सी जो समान दो शब्दों को आपस में जोड़ना होता है, जैसे सुख दुख हुआ, विपरीत शब्द हो या समानार्थी शब्द हो, जैसे कि धीरे धीरे भी, बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन ए है अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का प्रयोग हम मिश्रित और संयुक्त वाक्य के विरोध भाव को बीच में हम जो अर्ध विराम का सिंबल लगा के हम उसके आगे की बात रखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणवाचक क्रिया यानी करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो करणवाचक चिन्ह क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए है उपविराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, या ऑप्शन डी अर्धविराम। तो कौन सा होगा यहाँ पे? करणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है जब हम कब पूर्ण विराम का हम कब यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है वाक्य के प्रारंभ में, या ऑप्शन बी वाक्य के अंत में, ऑप्शन डी सी वाक्य के मध्य में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है, जब हम उसको कंप्लीट पूरी तरीके से लिख लेते हैं, तो वहाँ पे हम जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के अंत में होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए किस वाक्य में? ऑप्शन ए है वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी है कहानी उपन्यास लिखने में, ऑप्शन सी है छंद के चरणों की समाप्ति पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम कहाँ नहीं करते हैं? तो जब कोई सेंटेंस लिखते हैं और वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे भी लास्ट में हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। और कहानी या उपन्यास लिखने में, तो कहानी उपन्यास जब भी लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको हम कंप्लीट करने के बाद जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तो वहाँ पे भी करते हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा।
ऑप्शन सी छंद के चरणों की समाप्ति पर। तो जब छंद हमारा पूरा हो जाता है तो जब उसका अंतिम चरण होता है तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तुम कब आओगे। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम या ऑप्शन डी कोष्टक। तो हम कौन सा चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तुम कब आओगे, कब 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 क्यों कैसे। जब किसी से पूछा जा रहा हो कब, तुम कब आओगे या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो आह के बाद क्या लगेगा, विषमयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ये चिन्ह लगेगा। ये सॉरी सही से हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे होगा एक वन लाइन होती है और इसके नीचे बिंदी होती है, तो इस तरीके का चिन्ह लगता है ना, तो ये हमारा मनोभाव प्रकट कर रहा है विषमयादि बोधक कि यार तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो ये यहाँ पे विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो हम जब किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पे लगता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए। ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी है टीका सूचक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, तो यहाँ पे ये कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, ये कबीर को किसी ने कहा था, तो उनकी शब्दों में हम ज्यों का त्यों ही लिख रहे हैं। तो जब कोई भी बात हम ज्यों का त्यों अगर हमको उसका लिखना है, उसमें हम अपने शब्द का प्रयोग ना करके सीधा उसी इंसान के शब्दों को ही हम लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी तरफ से कोई शब्द उस शब्द में नहीं जोड़ रहे हैं, वो बात जैसा कहा है हम उसी बात को उसी तरीके से लिख रहे हो, तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह जो कि सिंबल बना हुआ है को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है समासिक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्टक, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह, तो संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह, ये तीनों के तीनों नाम से हम इस चिन्ह को जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। क्या, संयोजक, योजक और समासिक। योजक भी यहाँ पे लिख लीजिए, योजक, ये तीनों के तीनों शब्द जो है इस सिंबल को कहते हैं, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जो हमसे कोई गलती हो जाती है उस शब्द को या फिर से लिखना होता है, तो हम किस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है छोटा कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी है बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन सी मझले कोष्टक का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जब हम अपने भूल सुधारते हैं तो वहाँ पे हम बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। छोटे कोष्टक का प्रयोग हम किसी शब्द को थोड़ा सा सरल भाषा में जब हमें लिखना होता है, तो वहाँ पे हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो यहाँ पे विवरण चिन्ह को पहचानना है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा विवरण चिन्ह है ये आपको देख के बताना है। तो विवरण चिन्ह होता है मतलब
जब हम किसी के बारे में जब हमें पूरा विस्तृत बताना होता है तो उस टाइम हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम ऊपर और नीचे 2 बिंदी देते हैं और बीच में डैश देते हैं। तो इस तरीके का चिन्ह हम अक्सर लगाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जब विस्तार से लिखते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। तो इस चिन्ह को ही हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो कौन सा है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। तो इसमें से कौन सा है चिन्ह वो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो ऑप्शन ए में है इसी को हम लाघव चिन्ह या पुनरुक्त चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है, तो किस नाम से किया है। तो ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है पंक्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पाद चिन्ह तो किस चिन्ह को कहते हैं, जो नीचे हम एक लाइन खींचते हैं ना, रेखा खींचते हैं, तो उसी को ही पाद चिन्ह कहा जाता है। जैसे किसी का इम्पोर्टेंट नाम हो या इम्पोर्टेंट स्थान हो तो होता है, तो वहाँ पे या तो हम जब लिखते समय या तो हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं या फिर उसके नीचे सीधा एक लाइन खींचते हैं ना, तो उसी लाइन को ही यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे पाद चिन्ह कहते हैं। पाद चिन्ह को ही जो अन्य नाम है उसे हम रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो ऑप्शन ए है लोप विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम या ऑप्शन डी त्रुटि विराम। तो हंस पद का एक और नाम जो है उसे त्रुटि विराम के नाम से जानते हैं और इसका एक और नाम है काक विराम। तो ये तीनों का तीनों नाम है, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, तीनों का तीनों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। यहाँ पे तुल्यता सूचक चिन्ह का पहचान करना है जब हम किसी चीज़ का किसी चीज़ से तुलना करना होता है, तो वहाँ पे बीच में जो हम चिन्ह का यूज़ करते हैं तो वो चिन्ह कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो तुल्यता सूचक चिन्ह जो है वो हमारा डबल डैश होता है। ऐसे तरीके से जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ऐसा मैथ में आप लोग अक्सर ही देखते होते हैं, जब हमें दोनों साइड का बैलेंस बराबर बताना होता है तो वहाँ पे तुलना ही तो की जाती है, तो वहाँ पे डबल डैश का प्रयोग होता है। तो ये इसी को हम तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह जो है कौन सा है, पाद बिंदु चिन्ह जो अंग्रेजी भाषा में, अरबी भाषा में इन चिन्हों का प्रयोग होता है। और ये जो है हमारा नॉर्मल एक डॉट होता है, इसी को हम कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो कि शब्दों उपदों के बीच में हिंदी में लगाना होता है, जैसे कि लिखना होता है ज़मीन, तो जब इसको फारसी उसी भाषा में लिखा जाता है तो नीचे कहीं कहीं देखा जाता है ना एक छोटी सी बिंदी लिखी होती है, तो उसी को हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे तो इस तरीके का पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचान करें। तो जब हमारा कोई भी बुक, जैसे कि कोई भी बुक ले लीजिए, खासकर 7-8 की बुक जो हम लोग को मिलती थी पहले, तो उसमें जो हमारा पूरा जब बुक पूरी ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ पे लास्ट वाले पेज पे जब एकदम पूरा बुक ख़त्म हो गई है और लास्ट वाले पेज पे जो है वहाँ पे या तो ऐसे डॉट डॉट करके बीच में बहुत बड़ा सा जीरो होता था और डॉट डॉट डॉट, या फिर पूरा ही डॉट डॉट करके लिखा होता था समाप्त, या फिर ऐसे
3 स्टार, दोनों साइड 3 स्टार बने होते थे, बीच में समाप्ति लिखा होता था और इधर भी 3 स्टार बने होते थे। तो इस तरीके का चिन्ह जो है ये मतलब कि यहाँ पे पूरा ही खत्म हो गया है। रामायण में अभी तक देखने को मिलता है, एकदम लास्ट पेज पे जाके उसको देखना, या फिर कोई भी 7-8 की बुक हो, कोई भी बुक हो, वहाँ पे जो उसका लास्ट पेज होता है, जब वो बुक पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे ही इस तरीके का चिन्ह मिलता है। तो ऑप्शन ए में है। ये तीन प्रकार के होते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी, या फिर कहीं कहीं पे ये भी मिलता है, ऐसे करके बीच में समाप्ति लिखा होता है और ऐसे करके, तो इस तरीके का मिलता है चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ए स्वर नहीं आता है? तो किस शब्द में नहीं आता? ऑप्शन ए है वैदिक में, ऑप्शन बी ऐक में, या फिर सी है पैतृक में, ऑप्शन बी है स्नेह। तो इसमें किसमें ए नहीं आ रहा है? तो वैदिक में आ रहा है क्या? वैदिक में ए नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब कोई हमारा बड़ा सा सेंटेंस होता है और उसको हम छोटा ही लिखना होता है, तो वहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे कि जब हमें जो है कोई भी दोहा हुआ लिखना रहता है, जब उसका हमको अर्थ लिखना रहता है, तो वो हम उसका क्या करते हैं, उसका पहला और दूसरा तीसरा अक्षर लिखते हैं और फिर उसके ऐसे डॉट 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 करते हुए और उसका लास्ट वाला अक्षर लिखते हैं। तो उसी चिन्ह को पूछ रहा है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है अर्ध विराम, ऑप्शन बी है कोष्टक। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह, यानी कि ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है छी तुम्हें तो, छी तुम्हें तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा है, नाम ही डुबा दिया, तो ये तो गलत है, क्योंकि छी है तो छी पे यहाँ पे विषमयादि बोधक का प्रयोग होना चाहिए था, ना कि पूरा छी तुमने तो। यहाँ पे रुकने का कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन बी में है छी तुमने, तो तुमने कोई तो मन का भाव नहीं प्रकट किया है ना, तो यहाँ इसके बीच में जो विषमयादि बोधक चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये यहाँ पे बी भी गलत हो गया। सी है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये यहाँ पे विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये तो सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो कहाँ नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, या ऑप्शन बी है रीति रिवाज और परिणामवाचक क्रिया विशेष में प्रयुक्त दो अवयव में, और ऑप्शन सी है जब क्रियाओं की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, या ऑप्शन डी है, रुकिए थोड़ा सा ऊपर करें तब दिखेगा, या ऑप्शन डी है कर्मधारय समास से बने शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो यहाँ पे कहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो कहाँ पे नहीं होता है? दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, तो यहाँ पे तो होता है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, तो यहाँ पे तो हो रहा है ना, तो यहाँ तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन तो ए तो सही हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड है रीति रिवाज परिणाम क्रिया, तो यहाँ पे भी तो होगा, जैसे कि जैसे कि है रीति रिवाज या परिणाम की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, क्योंकि बीच में हम डैश को देते हुए लिखते हुए चलते हैं ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और जब क्रियाओं की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तो जब हम कोई भी क्रिया हो और मूल धातु को जब एक साथ लिखते हैं, तो वहाँ पे भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। कर्मधारय समास में बने शब्दों में योजक चिन्ह, तो कर्मधारय समास में जो हमारा
जो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी है निर्देशक चिन्ह, या ऑप्शन सी है कोष्टक, या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है बताइए। किसी कठिन वाक्य को जब हम सरल रूप में लिखते हैं तो हम बताए थे ना कि जब कोई भी कठिन वर्ड होता है उसको हम अपने मतलब कि कोई थोड़ा सा सरल शब्दों में जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं, तो कोष्टक यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, इसके बाद नहीं है। किस विराम चिन्ह का घोतक है? जो चिन्ह बना है ये कौन सा चिन्ह है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है पुनर्रिक्त सूचक चिन्ह, या ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह, या ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। तो कौन सा ये चिन्ह है? ये हमारा कोष्टक चिन्ह है, वो भी छोटा कोष्टक है। तो आज सारा का सारा जो है विराम मतलब चिन्हों से लेके विराम चिन्हों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उतना हम लोग आज कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कोई हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।